दोस्तों आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का वीवीआई एकदम वीवीआई क्वेश्चन जानेंगे और यह चैप्टर नंबर 2 है, राजा, किसान और नगर। इसमें से जो हम आपको अभी पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। आप देखिएगा और इसका आराम से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। वीवीआई पर वीवीआई है, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को आगे ले चलेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशनल लाइन लिखा है, महान लोगों की पहली पहचान जीत। पहली क्या जीत होती हो? महान लोगों की पहली जीत क्या होती है? तो नींद पर होती है, ठीक है। अगर कोई भी महान बनना चाहते हैं तो पहले उनको नींद पर कायम करना होगा, ठीक है। नींद पर उसको जीतना होगा, ठीक है। कि जितने बड़े सपने होते हैं उनको उतना ही नींद क्या आती है? कम आती है, ठीक है। समझ में आएगी? नहीं तो पहले हम लोगों को क्या करना है? नींद पर विजय पाना है। आप कितना को देखते हुएगा कि सोता है एकदम 12 घंटा सोता है यार। कम से कम मिनिमम आप 5 से 6 घंटा सोतिए, उसके बाद अपना तैयारी करते रहिए। अगर आपको चाहिए सफलता तो पहली बात, जितना आपको बड़ा का सपना लेकर चलना है तो सिर्फ सपना लेने से देखने से नहीं होता है। आपको सपना को बड़ा अगर लिए हैं तो आपको उसको पूरा भी करना पड़ता है। और सपना बड़े, जितने बड़ा सपना रखिएगा उतना ही कम नींद लेना पड़ेगा, यानी आपको नींद पर विजय पाना है, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कर रहा है मौर्यकालीन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? एमवीवीआई, मौर्यकालीन कला एवं स्वास्थ्य, ठीक है, का वर्णन दे, स्थापत्य का वर्णन दे, ठीक है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करे, ठीक है। मौर्यकालीन कला क्या है उसके बारे में हमको बताना है। तो मौर्यकालीन कला क्या है? तो मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय के स्तंभ एवं यक्षिणी की मूर्ति है, ठीक है। इस समय के स्तंभ, मौर्यकालीन कला क्या है? तो मौर्यकालीन कला, कला मतलब क्या? कोई चीज बनाते होंगे वहां पर, कोई चीज का कला यानी गुण, उसी को तो कला कहेंगे। तो मौर्यकालीन कला क्या होता है वो? तो मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य क्या होता है? तो सर्वश्रेष्ठ नमूना यानी सबसे अच्छा नमूना, ठीक है। उस समय का सबसे अच्छा नमूना, ठीक है। समय के स्तंभ एवं यक्षिणी की मूर्ति, यानी उस समय के स्तंभ और यक्षिणी के मूर्ति को ही मौर्यकालीन कला कहा जाता है, यानी अच्छे अच्छे कला, ठीक है। जैसे सांची, सारनाथ आदि जगहों पर मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं, ठीक है। यानी सांची जो है, सांची में मिला है स्तूप, सारनाथ में मिला है, यानी बहुत सारे जगह पर क्या मिले हैं? तो स्तूप मिले हैं, ठीक है। स्तूप का प्रमाण मिला है, ठीक है। इस समय मूर्ति निर्माण में गंधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ है। और उस समय देखते हैं मथुरा का मूर्ति, यानी उस समय जो था मौर्यकालीन के समय था, मौर्य के समय क्या चीज का, कौन सा मूर्ति, कहाँ कहाँ मूर्ति हुआ है? तो गंधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। उस समय मूर्ति का विकास कहाँ हुआ है? तो गंधार एवं मथुरा में, ठीक है। अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों तथा विहार का निर्माण करवाया गया। अशोक द्वारा किसका निर्माण कराया गया? तो 84, क्या चीज? 84, कितने? 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया, ठीक है। यानी अशोक जो समय थे, मौर्यकालीन के समय अशोक थे, अशोक राजा बने थे और अशोक के समय, अशोक अपने समय में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था और बिहार का भी निर्माण करवाया था। इस काल में प्रवर्तकों का काटकर गुहा, ठीक है, गृहों भी निर्माण हुआ है। बराबर की पहाड़ियां एवं नागार्जुनों की पहाड़ियां में भी आज है, यानी बाहर बराबर की पहाड़ियां जो है, पहाड़ियों एवं नागार्जुनियों की पहाड़ियां जो है उसमें भी आज है। क्या है आज? तो वो गुहा गृह, ठीक है। उस समय जो खेत थे, पर्वत थे मौर्यकालीन के समय, उसको काट दिया गया और काट कर क्या बनाया गया? नागार्जुनी पहाड़ी बनाया गया, ठीक है। वहां नागार्जुनी पहाड़ी आज भी है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े मौर्यकालीन एवं स्थापत्य का वर्णन। तो मौर्यकालीन क्या है? तो मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन सर्वश्रेष्ठ नमूना किस समय देखने को मिलता है? तो यह स्तंभ में मिलता है और यक्षिणी की मूर्ति में मिलता है, ठीक है। उसके बाद सांची, सारनाथ आदि जगहों पर मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं, यानी स्तूप कहाँ कहाँ मिले हैं? तो सांची में मिले हैं, ठीक है, सारनाथ में और सारे जगह पर मिले हैं। इस समय, उसी समय मूर्ति निर्माण में गंधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। मूर्ति के निर्माण में, यानी मूर्ति बनाने की कला सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है? तो गंधार और मथुरा में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, सबसे एमवीवीआई यहाँ पर ये है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? ये तो हो जाएगा आपको वीवीआई, ठीक है। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? एग्जाम के लिए वीवीआई होगा। तो महाजनपद से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों के
उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। जिस क्षेत्रीय राजाओं के उदय की प्रक्रिया क्या हुई? आरंभ हुई यानी शुरू हुई, वह 6ठी सदी पूर्व ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से 6ठी पूर्व में आते आते वह जो है बड़े राज्य में क्या हो गए हैं? बदल गए हैं, ठीक है। इन्हीं प्रभुता संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया, यानी वही राज्य को जो बदल गए। पहली फिर से समझिए, उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राजाओं के उदय की प्रक्रिया शुरू हुई, उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राजा का उदय जो हुआ, स्टार्टिंग हुआ, शुरू हुआ, वही जो है 6ठी ईसा पूर्व आते आते बड़े राज्य में क्या हो गए? बदल गए। और वही बड़ा राज्य संपन्न राज्य को महाजनपद कहा गया, वही बड़ा राज्य को अच्छे राज्य बन गए, यानी उन्हीं को क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया, ठीक है। कौन से किसको कहा गया? जो उत्तर वैदिक काल से छोटे छोटे राज्य थे, उस समय जो 6ठी शताब्दी आते आते बड़े राज्य बन गए, उसी को क्या कहा गया हो? तो उसी को कहा गया महाजनपद। और बौद्ध ग्रंथ अंतर्गत, बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत कितने महाजनपद है यहाँ पर अंतर्गत होगा, ठीक है। निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे जो निम्नलिखित है, और बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत कितने महाजनपद है? तो 16 महाजनपद। यानी महाजनपदों की ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से कि महाजनपद की संख्या कितनी है, तो महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। कौन कौन सी है? तो काशी है, कोसल है, अंग है, मगध है, वज्जी है, मल्ल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, और सुरसेन है, अस्मक है, अवंती है, गंधार है, गंधार भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है, कंबोज है। इन महाजनपदों में वज्जी और मल्ल गणराज्य और शेष राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी है? मगध, ठीक है। यानी उस समय जो था वज्जी और मल्ल क्या था? प्रसिद्ध थे, वो भी प्रसिद्ध थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो थे, क्योंकि वहां पर 12 राज्य यानी राजा बने हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मगध है, ठीक है। और मगध के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मगध का बिंबिसार, मगध उस समय मगध का ही राजा थे, हुआ करते थे, ठीक है। अजातशत्रु भी उसी का राजा हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे माने बहुत सारे परिवर्तन हुए, ठीक है। उसके बाद उदयनी भी उसी का राजा, माने सीधे नहीं, मगध बहुत बड़े बड़े राजा थे उस समय, ठीक है। तो महाजनपद वाला पढ़ लेना है, महाजनपद इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। गुप्तकालीन विज्ञान पर क्या करना है? प्रकाश डालना है, यानी गुप्तकालीन विज्ञान है क्या चीज और प्रौद्योगिकी क्या चीज है। तो गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ है। गुप्तकालीन में जो हुआ है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय यानी उल्लेख मिला है। किसके किसका? गुप्तकाल में किसका उल्लेख मिला है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। गुप्तकालीन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उल्लेख मिला है अलग अलग शाखाओं में। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट की रचना, आर्यभट्टीय नियम सर्व प्रमुख है, यानी गणित के क्षेत्र में, क्योंकि गणित का जनक किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है, तो इसलिए आर्यभट्ट का जो है आर्यभट्टीय सर्वश्रेष्ठ प्रमुख है, यानी सबसे ज्यादा प्रमुख है। इनमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित की विवेचना की गई है, यानी वो जो बात बताए हुए उसमें आर्यभट्ट जो दिए हैं उसमें किसकी किसकी रचना की गई? अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की रचना की गई। उसमें एक चीज शून्य भी है, जिसमें शून्य का आविष्कार एवं पाई का मान 3.14 इन्होंने ही बताया, यानी आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य का आविष्कार किया गया, और पाई का मान जो 3.14 होता है वह आर्यभट्ट का द्वारा ही क्या किया गया? बताया गया, ठीक है, उन्होंने ही बताया। ज्योतिष के क्षेत्र में पृथ्वी गोल है। ज्योतिष कहते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण आदि की जानकारी दी गई। ज्योतिष के समय में कहते हैं ज्योतिष की पृथ्वी जो गोल है और सूर्य ग्रहण के भी जानकारी दी, और जानकारी जब दे दी तो वराह मिहिर की रचना पक्ष सिद्धांतीय इस समय की रचना है। आयु विज्ञान के क्षेत्र में चरक एवं श्रुश्रुत इसी समय हुए। नागार्जुन रसायन और धातु की विज्ञान के प्रमुख ज्ञाता है। नागार्जुन है, यानी हम अभी पढ़े नागार्जुन के बारे में, तो नागार्जुन कौन है? तो नागार्जुन जो है रसायन और धातु विज्ञान के प्रमुख ज्ञाता है, यानी रसायन और जो धातु है उसका सबसे अच्छा खोज कौन किया है? तो वह जो है नागार्जुन किए हैं, ठीक है। यानी हम दोनों के बारे में पढ़ के तो वही गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालना था। तो गुप्तकालीन में यानी उसके विज्ञान और विज्ञान में यही पर है कि मैथ का जो है, गणित का जो जनक किसको कहा जाता था? वो आर्यभट्ट को कहा जाता था। और उसी के साथ साथ
शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट किए। बस अगर भी यहाँ पर प्रौद्योगिकी के बारे में बताएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बताना, तो यही दुगो के बताएंगे। कौन कौन से दुगो के बताएंगे, तो एक नागार्जुन के बारे में बताएंगे कि नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के प्रमुख ज्ञाता है, और दूसरी यह बताएंगे कि आर्यभट्ट जो है 0 का आविष्कार किए हुए हैं और पाई का मान क्या बताए हुए हैं, 3.14 बताए हुए हैं। वही उस समय का ज्ञान था, ठीक है, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान, ठीक है, गुप्त काल में। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी अगर लिखना है तो ये हम बोलेंगे आपको MVVI में आएगा क्वेश्चन। यही दोनों क्वेश्चन आपको MVVI में आएगा, ठीक है। अशोक के अभिलेख के बारे में बताओ, तो अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए। अभी तक जो अशोक का अभिलेख है वो 40 से ज्यादा। अभिलेख किसको कहते हैं ये भी बता चुके हैं। उस समय अपने द्वारा लिखा गया होता था, ठीक है, कोई पत्थर पर लिख देता था, कोई कागज पर कहीं लिख देता था, ठीक है, अभिलेख। और वैसा जो अभी तक पढ़ा नहीं जाता था, उस समय लिखता था अपने बारे में। कोई भी राजा बनता था ना, तो उस राजा के बारे में लिखाता था, वही को हम लोग अभिलेख कहते हैं। या वो कोई काम अच्छा करता था, उसके बारे में वो लिखवा देता कि हम यह काम किए हैं, तो उसको अभिलेख कहते थे। सिक्का पर भी अपना लिखवा देता था, ठीक है, अपना मुहर के रूप में। तो उस समय जो था अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए। इन अभिलेखों का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है, और वही अभिलेख को भारत के इतिहास में बहुत महत्व दिया गया। अशोक के अधिकतर अभिलेख सीमांत क्षेत्र में ही है। इसकी सहायता से हम अशोक के साम्राज्य की सीमाएं निश्चित कर सकते हैं, यानी कहां से कहां तक अशोक का क्या है, साम्राज्य, ठीक है। यानी अशोक के अधिकतर अभिलेख कहाँ मिला है, तो सीमांत क्षेत्र में मिला है। सीमांत, इसका मतलब यह पता कर सकते हैं कि सीमांत क्षेत्र में अशोक ज्यादा ध्यान देते थे, तब तक उनका अभिलेख वहां पर मिला है। यानी अशोक का वहां पर ज्यादा मानदान हुआ करता था, यहाँ पर अशोक वहां पर ज्यादा फोकस करते थे, ध्यान देते थे, ठीक है। किस क्षेत्र में, तो सीमांत के क्षेत्र में। और उसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि वहां से अशोक के साम्राज्य की सीमाएं निश्चित कर सकते हैं कि अशोक कहाँ से कहाँ तक गए हैं। दूसरी बात, उसके अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था, यानी उस समय जो थे वह बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक जो थे उस समय यह पता चल सकता है क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म के तत्कालीन में थे, जिस समय बौद्ध धर्म अपनाया गया था, तो उस समय से हम यह पता कर सकते हैं अशोक के अभिलेख से, क्योंकि अशोक के अभिलेख पर भी लिखा गया बौद्ध धर्म के बारे में। तो अशोक के अभिलेख से यह पता कर सकते हैं कि अब अशोक जो है बौद्ध धर्म को क्या करते थे, मानते थे। उसके बाद अशोक के अभिलेखों में उनके उच्च चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख में जो वो अच्छे काम किए हुए हैं, हम पहले बता दिए, जो बड़े बड़े काम किए हैं उसकी भी जानकारी मिलती है। चौथा बात, इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक के मिस्र, सीरिया, वर्मा, श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। अशोक जो थे मिस्र के साथ, सीरिया के साथ, वर्मा के साथ, यानी श्रीलंका की सारे देशों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रखते थे, ठीक है। उसके बाद हम यह पढ़ेंगे कि इन अभिलेखों से यह भी पता चलता है, यानी अशोक के अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए गए। यानी अशोक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन को अपनाया गया। अशोक के अभिलेख से मौर्यकालीन कला का ज्ञान होता है, यानी मौर्यकालीन में क्या है, मौर्य काल की भी जानकारी कहाँ से मिलती है, अशोक से मिलती है। यानी अशोक के अभिलेख से, अभी अशोक के अभिलेख में सारी चीज लिखा गया था। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन में है कलिंग युद्ध का अशोक पर प्रभाव, ठीक है। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, जब कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। कौन कौन से प्रभाव पड़ा हो, तो अशोक को साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया गया। यानी अशोक जो हुआ, कलिंग से जब युद्ध हुआ तो उसमें जो कलिंग के महिलाएं जो हैं वो अशोक के सामने आ गए, और अशोक वहां पर क्या किया है, अपना शस्त्र को त्याग दिए, क्योंकि वह कहते हैं कि हम महिला पर हाथ नहीं उठाएंगे, यानी महिला से युद्ध नहीं करेंगे। और महिला वो अपना बताई, क्योंकि हजारों लाखों महिला का जो पति है वो मर चुके थे, और जो महिलाएं थी वो विधवा बन चुकी थी, इसलिए महिलाएं अपना शस्त्र खुद उठाए और युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। लेकिन उस समय अशोक क्या कर दिए, अपना शस्त्र को त्याग दिए, और वह कह दिए कि आज के बाद हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले यह जाने कि अशोक के साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग हुआ, ठीक है। अशोक अपना साम्राज्य क्या कर दिया, त्याग दिया। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपना लिया, और उसी दिन से वह अहिंसा पर चलने लगे, ठीक है। प्रेम करने लगे, सबसे ध्यान देने लगे, अपना सबको सुख करने लगे, सब चीज को, सभी जगह पर, सभी राजा को, किसी को मारने का
नहीं मारने का वचन दिया कि हम आज से किसी को नहीं मारेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। उसी समय से दान देने लगे, प्रेम सबसे करने लगे। किस समय से था? कलिंग युद्ध के समय से। ये एमबीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा एमबीबीआई। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया है और उसके बाद जब वहां से युद्ध छोड़े कलिंग से, तो आराम से जाकर बौद्ध धर्म का अनुयायी, यानी अनुयायी मतलब होता है, अनुयायी मतलब होता है शिष्य, जाकर बौद्ध धर्म के चरण में चल गए और बौद्ध धर्म का क्या बन गए? शिष्य बन गए, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु यानी पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी किया, और उसके पास उतना था। बौद्ध धर्म का प्रचार पूरा देश के, अपना देश में तो करवे किया, साथ ही साथ पूरा विदेश में भी किया। यह जाने हम लोग किसके बारे में हो? तो कलिंग युद्ध के बारे में, जो सबसे एमवीवीआई क्वेश्चन था। और कलिंग युद्ध के बारे में यही जाने कि कलिंग जब युद्ध हुआ तो उस समय महिलाएं अपना शस्त्र उठाई, और जब महिलाएं शस्त्र उठाई तो अशोक ने अपना शस्त्र को क्या कर दिया? त्याग दे दिया, और त्याग कर अपना राजा सरवरा सब चीज छोड़ दिया। और सब छोड़ने के बाद कहाँ चल गया? क्या चीज किया? वो क्या चीज अपनाया? तो हिंसा अपनाया, सत्य को अपनाया, ठीक है, प्रेम किया, सबसे दान किया, परोपकार किया, सबको मानने दानने लगा। और जब वह करने लगा तो उसके बाद जाके अपना शिष्य बन गया। किसका शिष्य बन गया हो? तो बौद्ध धर्म का शिष्य बन गया, ठीक है। यानी उसके बाद अपना बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा। जब उसका शिष्य बन गया तो उसका प्रचार करेगा कि नहीं करेगा? आज प्रचार करने के लिए अपना देश में भी प्रचार किया, साथ ही साथ पूरा विदेश में भी प्रचार करने लगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और सबसे एमबीबीआई यही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।